चले बच्चों, आपके सिलेबस की ये अंतिम कविता है और समय के ढेर पर। इसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। और तार सप्तक आप पढ़ेंगे उनके बारे में। तार सप्तक एक कवियों का ग्रुप है जिसमें 7 कवि हुआ करते थे। तो तार सप्तक की कहानी अलग है, तो पढ़ेंगे आप तो मिलेगा उसके बारे में। तो उनमें जितने कवि हैं उनमें से ये एक है। और माथुर जी का एक काव्य संग्रह है, माने कविताओं का एक कलेक्शन। उसका नाम है साक्षी रहे वर्तमान। साक्षी रहे वर्तमान संग्रह का नाम है। और उसी संग्रह में से ये कविता निकाली गई है, वहीं से ली गई है। समय के ढेर पर, जैसे कूड़े का ढेर होता है वैसे ही समय का ढेर, यानी समय जमा होते होते लगता है कि समय का ढेर एक खड़ा हो गया है। कविता आप देखें, आपको समझ में आएगा ये। और इसकी पृष्ठभूमि जो है ये है विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 तक ये विश्व युद्ध लड़ा गया, जिसमें दुनिया के कई देश और अपनी सेनाओं के साथ इसमें शामिल थे। और पूरे विश्व का लगभग 3% है ना, 3% पूरी आबादी, विश्व की आबादी जिसमें कि समाप्त हो गई थी। इतना नरसंहार हुआ था। और उसके बाद क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था और हमारे लोग भी उसमें शामिल थे, हमारे भारतीय सैनिक भी अंग्रेज़ों की ओर से दूसरों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। तो युद्ध के परिणाम कभी अच्छे नहीं रहे हैं, हमेशा बर्बादी, विनाश की त्रासदी जो है दुनिया ने झेली है। और उसका कुपरिणाम, दुष्परिणाम झेला है संसार ने। तो उस विश्व युद्ध के बाद जो पूरे विश्व पर जो उसका एक इम्पैक्ट था, एक असर था, एक प्रभाव था, भारत पर भी था। और भारत की जो दशा थी, उस दशा पर चारों तरफ जो कुछ दिख रहा था, केवल तकलीफ़, कष्ट, विषाद, असफलता, बीमारी, है ना, कैसे जिए ये समस्या, इसी से पूरा विश्व ग्रसित था, भारत भी ग्रसित था। तो ऐसे में रचनाकार जो है वो देख रहा है चारों तरफ निराशा, बीमारी, है ना, लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। तो सफलता से उत्पन्न जो निराशा है, उस निराशा के अंधकार में, गर्त में दुनिया डूब रही है, भारत भी डूब रहा है, पूरी मानवता डूब रही थी। तो इस प्रभाव को दिखाते हुए कवि कहता है, व्यर्थ गया है जीवन। कवि अपने आप के माध्यम से पूरी मानव जाति को संबोधित कर रहा है। ये केवल कवि की समस्या नहीं थी, इंसानियत की समस्या थी, मानवता की समस्या थी। हर मानव के सामने ये परिदृश्य था कि व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में। यानी कवि के सामने जो उसका जीवन बीत गया, जिसमें उसको कुछ करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, असमर्थ है। उसमें इतनी ताकत बची नहीं है। युद्ध के बाद, विभीषिका के बाद, इतने संघार के बाद कुछ बचा नहीं है। जीवन रस जो है वो सूख गया है, और इतनी बुरी तरह सूखा है कि वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। उसका प्रतिफल क्या है कि वो असमर्थ है। तो इतने सारे वर्षों में सिर्फ असमर्थता का, माने कुछ न कर पाने का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ। ये जो कुछ न कर पाना, जो फेलियर्स है ना, कल भी फेल, आज भी फेल, हमेशा फेल 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 फेल, ये होते 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 असफल होते होते और कुछ न कर पाने की जो ये एक बेचैनी है
है ना, ये रोज़ एक कुंठा, एक दुख, एक विषाद, ये जमा होते होते लगता है जैसे कि कूड़ा जमा हो गया है, कुछ न कर पाने का कूड़ा। परसों भी नहीं किया, कल भी नहीं किया, आज भी नहीं किया, ये जमा होते गया। आप जैसे घर में आपका कुछ काम होता है, आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, काम पेंडिंग में होते होते इकट्ठा हो जाता है ना। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपका होमवर्क पूरा नहीं होता है, गणित का नहीं हुआ, कॉमर्स का नहीं हुआ, इंग्लिश का नहीं हुआ, हिंदी का नहीं हुआ, ज्योग्राफी का, सारे होमवर्क अगर पड़े रहेंगे तो क्या होगा, इकट्ठा होते जाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी है कि असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ, अधूरा रुका है वक्त। और परिणाम स्वरूप वक्त यहाँ ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी अधूरी है। ज़िंदगी पूरी तब होगी जब ज़िंदगी चलेगी, चलने का नाम जीवन है। अगर जीवन रुक जाए क्या है, मतलब जीवन अधूरा है, जीवन पूरा नहीं होगा आपका जब तक आप चलेंगे नहीं। और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है, यानी देह में इतनी जान नहीं बची है कि पूरी तरह से सांस ले, अर्थात ज़िंदगी जो है जैसे तैसे चल रही है, इसमें कुछ बचा नहीं है ना। आधी सांस लेने का मतलब कि जीवन अपूर्ण है, इनकम्प्लीट लाइफ है। हर सेकंड को टोक कर जोर से डंक मारती है बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियाँ। बड़ी बड़ी सुइयों वाली जो घड़ियाँ हैं, हर सेकंड को टोक कर जोर से डंक मारती हैं। आपने देखा होगा ना कि बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती हैं, उनकी सुइयाँ जब चलती हैं तो उससे टक टक की आवाज़ होती है। तो ऐसा लगता है कि ये जीवन की जो घड़ी है, जीवन रूपी घड़ी है, उसका हर क्षण, हर मोमेंट लगता है जैसे टोक करके आपको डंक मार रहा है ना। जैसे सेकंड की घड़ी टक बजती है, वैसे ही ये टक की आवाज़ जैसे लगता है कि आपको कोई डंक मार रहा है, कोई स्टिंग कर रहा है। तो ये डंक मारने के परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है कि निहाई पर चलते हुए रक्त बूंदों के रिबन, हर बूंद पर पड़ता है पलों का हथौड़ा। निहाई पर चलते हुए रक्त बूंदों का रिबन, निहाई यहाँ मस्तिष्क को कहा गया है, यानी दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़े तो क्या होता है, जैसे लगता है कि नसें फट जाएंगी और खून निकलेगा। तो वैसे ही ये निहाई यानी मस्तिष्क से प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, ज़्यादा सोचने के कारण, ज़्यादा चिंता करने के कारण ऐसे लगता है कि दिमाग की नसें फट गई हैं और खून निकल रहा है। और खून जो है, एक एक रक्त जो है, बूंद है ना, वो एक एक बूंद पे वो एक एक क्षण का हाथ, जैसे सुई माने सेकंड की सुई जैसे डंक मारती है, वैसे ही हर बूंद पर पलों का हथौड़ा, माने क्षण का एक मोमेंट जो है वो उस बूंद पे पड़ता है। उस बूंद पे जैसे लगता है कि दिमाग से खून निकल रहा है, उस खून पे कोई हथौड़ा मार रहा है, यानी समय का हथौड़ा। और वो बूंद जो है वो हथौड़े की चोट खा खा करके एक रिबन जैसा, एक फीता जैसा तैयार हो जा रहा है। ये एक कल्पना है, यानी समय कैसे बीत रहा है, समय के बीतने की कल्पना है ये, कि बेकार समय कैसे बर्बाद हो रहा है। पलों का हथौड़ा ठन होती है घड़ी की आवाज़। पलों का हथौड़ा लगता है और घड़ी की आवाज़ जैसे होता ना कि ठन, एक आवाज़, और कुचल जाता है एक और मिनट। एक एक सेकंड ठन ठन आवाज़ लगते लगते एक मिनट और बर्बाद हो जा। कुचल जाना मतलब बर्बाद हो जाना, यानी एक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण जो है वो निकल गया हाथ से, वो समय भी बीता। मुझे डर लगता है हर तेज़ घड़ी की आवाज़ से। तेज़ घड़ी की आवाज़ का मतलब है जीवन की तेज़ रफ्तार, समय की तेज़ रफ्तार। समय इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। इस तेज़ गति के साथ मैं ताल से ताल नहीं मिला पा रहा हूँ, क्योंकि मुझ में वो जान बची नहीं है, मुझ में वो क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं बची है कि मैं समय के साथ भागूं। इसीलिए समय से मुझे डर लगता है। सन्नाटे में एक सेकंड और बिन चीखे मारते मेरी उम्र पर लगातार कोई एक साया पांव धरता है। और सन्नाटे में, कैसा सन्नाटा, निष्क्रियता के, माने कुछ नहीं कर पाने के कारण, आप कुछ करेंगे तब तो आपके जीवन में हलचल होगी, और कुछ नहीं करेंगे, बेकार बैठे रहेंगे तो क्या होगा, चुपचाप सन्नाटा, वही सन्नाटा है।
कुछ न कर पाने के सन्नाटे में हर एक सेकंड बिन चीखे मरता है, यानी बिना चीखे बिना आवाज़ किए समय निकल जाता है। चीखे मरना, बिन चीखे मरता है मतलब बिना आवाज़ किए मर जाता है, यानी बीत जाता है। एक एक सेकंड, एक एक क्षण आपके जीवन का निकलते जा रहा है। और मेरी उम्र पर लगातार कोई एक, यहाँ देखिए पेंटिंग में होगा छाया, इट शुड बी साया, है ना। साया, साया माने जैसे एक शैडो, सिलौटी जैसा, अंग्रेजी का वर्ड है सिलौटी, उसके तरह से। जैसे आप कहीं खड़े होते हैं, आपकी छाया कहीं दीवार पे पड़ती है, तो उस तरह से लगता है जैसे कि मेरी उम्र पर लगातार कोई एक साया पाँव धरता है। यानी जैसे लगता है कि आपके जीवन को कोई माप रहा है, आज इतना ख़त्म, इतना ख़त्म। जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन की लंबाई 10 मीटर है, आज 1 मीटर ख़त्म, कल 1 मीटर ख़त्म। ऐसे ही एक एक आपकी उम्र पर कोई एक साया जो है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो पाँव धर के आपके जीवन को नाप रही है और आपका जीवन बीतते जा रहा है। मैं विवश बधा हूँ, मैं विवश हूँ, माने वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। कभी कभी अपने आप को कहता है, यानी पूरी इंसानियत को, कि आज का इंसान जो है वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं, वो विवश है, लाचार है इस सारे परिवेश से। कैसा परिवेश? निराशा का परिवेश, बीमारी का परिवेश, असफलता का परिवेश, विषाद का परिवेश। ऐसे परिवेश में वो लाचार बंधा हुआ है। मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से, लेकिन एक रचनाकार होने के कारण कवि का ये भी कर्तव्य है कि उसे निराशावादी नहीं होना है, निराशा के गर्त में नहीं डूबना है, बल्कि इंसानियत को भी निराशा से ऊपर निकालना है। तो वो कहता है कि मेरी निरंतर लड़ाई है, इसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी अंदर से जीने की इच्छा है, एक जिजीविषा है। मेरी लड़ाई हमेशा से चल रही है काल और देश से, माने जो समय है उस समय से और परिस्थिति से मैं हमेशा, काल और देश का मतलब आज के समय की, आज की परिस्थिति से हमेशा मेरी लड़ाई जारी है, जंग जारी है, मतलब जीने की लड़ाई जारी है। मैं जीना चाहता हूँ। कंकाल चेहरों वाले चारों तरफ, कंकाल चेहरों वाले चारों तरफ डायल ही डायल है। माने चारों तरफ दृश्य कैसा है पता है? चारों तरफ यही है, निराशा का है, रुग्णता है, रुग्णता मतलब बीमारी, लोग रोग से ग्रस्त हैं, असफल है, विषादग्रस्त हैं, माने डिप्रेशन में है, सब लोग डिप्रेस्ड हैं, हताश हैं। तो ऐसी हताशा में, और न किसी को खाने को मिल रहा है ठीक से, न जीवन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लोग मतलब कि हड्डियों का ढांचा बस बचा हुआ है, किसी के शरीर पे कोई सौंदर्य नहीं, कोई मांस नहीं, कुछ नहीं, केवल जैसे लगता है कि हड्डी का ढांचा है, कंकाल जैसा, स्केलेटन। कंकाल चेहरों वाले चारों तरफ डायल ही डायल, डायल ही डायल है। घड़ी का डायल जो होता है ना, उसमें क्या है, केवल आपको फिगर्स दिखेंगे, उसका कांटा दिखेगा और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही इंसान जैसे लगता है कि घड़ी का डायल बन गया है, उसमें कुछ नहीं है, और उसकी हड्डियां जो हैं वो लड़खड़ा रही हैं। हड्डियों को पकड़ने के लिए मांस मज्जे की ज़रूरत होती है ना, वो नहीं है। वो कहाँ से आएगा? जब भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर पे मांस कहाँ से? जो रक्तवाहिनियाँ हैं उनमें रक्त कहाँ है कि वो धमनियों में रक्त कहाँ से दौड़ेगा? कुछ है नहीं। तो डायल ही डायल है हड्डियों की टकटक, केवल ऐसा ही दृश्य है। जैसे लगता है कि पूरी इंसानियत जो है हड्डियों का ढांचा है, इंसान हड्डियों का ढांचा बन के रह गया है, उसके शरीर पर कुछ नहीं है। ये दुर्दशा है। तो दुर्दशा पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। और मैंने अपने आसपास एक मनमानी अनंतता रोप ली है। मैंने अपने आसपास, यानी अपने जीवन के आसपास, यानी अपने जीवन में मैंने एक मनमानी मतलब मेरे अंदर ये चीज़ है, कुछ भी हो, अनंतता मतलब जिसका अंत ना हो, मैंने जीने की इच्छा, मैं मरना नहीं चाहता, हर हाल में मुझे जीना है, मैं जीऊँगा। मैंने वो अनंतता रोप ली है, मैंने अपने अंदर पैदा की है। हाँ, अनंतता रोप लेना मतलब एक अदम्य इच्छा, चलते रहने की अदम्य, जिस इच्छा को दबाया ना जा सके, ऐसी इच्छा मैंने अपने अंदर जागृत की है, मैंने अपने अंदर पैदा कर ली है। और
काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है। काल की धारा, काल यानी मृत्यु, मृत्यु की धारा को छिपा करके, मृत्यु को धारा को कोई छिपा नहीं सकता। इसका मतलब है कि मृत्यु को भी मैंने कहा कि भाई अभी तो रुक, अभी मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। और जैसे लगता है कि उसको झांसा दे करके मृत्यु उसके पास आई है, लेकिन उसको थोड़ा चकमा दे करके, उसको धोखा दे करके, उससे छिप करके, और उस जीवन को, जो जीवन उसके अंदर बचा हुआ है, उस जीवन को एक टूटती देह में कैद की है। देह तो टूटी हुई है, पहले ही कहा है ना कि ये सांस जैसे बस आधी सांस चल रही है। तो ऐसी देह में थोड़ी सी ज़िंदगी बचा के उसने रखा हुआ है कि बस मैं इसी के साथ फिर से नया जीवन खड़ा करूँगा। तो अंत में ये कविता यही संदेश देती है कि जिजीविषा बहुत ज़रूरी है, जीवंतता ज़रूरी है। अगर जीने की चाह हो, आप जीना अगर चाहें, तो फिर से ज़िंदगी को संवारा जा सकता है, इसको खड़ा किया जा सकता है। अंदर से हार नहीं माननी है। जीवन है, इसको सुधारा जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। जो हो गया उसे भूल जाना है और फिर आगे देखना है। पीछे को भूल करके आगे देखना और जीवन को फिर एक प्रगति के मार्ग पे आगे ले जाना, यही इस कविता का मूल उद्देश्य है। थैंक यू।